नमस्कार, आप देख रहे हैं JP24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन की करेंगे हम, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह खामनेई ने आज ईरान को संबोधित किया और साथ ही मुस्लिम देशों से एक अपील की कि तमाम मुस्लिम देश ईरान के साथ आए, इजराइल के खिलाफ लामबंद हों और एक कार्रवाई इजराइल के खिलाफ की जाए। इसको समझना होगा डिटेल से कि क्या वाकई में तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ये एक अहम सवाल है जिस पर बात आज करेंगे बहुत डिटेल से। साथ ही में एशिया नेटो की जो बात है वो लगातार उठ रही है। जापान के नए प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि अगर चीन का मुकाबला करना है तो एशियाई नेटो होना चाहिए। और लेकिन भारत का इसके अंदर क्या रोल होगा उसको भी डीकोड करने की आज हम कोशिश करेंगे। मैं पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आई है कि चीन अब अपनी आर्मी को यानी कि पीएलए को पाकिस्तान में तैनात करेगा। क्या वाकई में पाकिस्तान की आर्मी के अंदर वो दमखम नहीं बचा है कि वो चीनी नागरिकों को सुरक्षा दे पाए? और भारत के लिहाज से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पीएलए, अगर पीपल लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में मौजूद होगी तो भारत के लिए कितना चिंता का सबब होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान। बड़ी खबर सामने आ रही है, एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता दें, 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ देशों की बैठक। 9 साल बाद किसी भारतीय नेता का दौरा होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री जयशंकर। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ देशों की बैठक। 9 साल बाद किसी भारतीय नेता का पाकिस्तान का दौरा होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की लंबे वक्त से कयास लग रहे थे कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या विदेश मंत्री एस जयशंकर, लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में जो एससीओ समिट हो रही है उसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इसी मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे हम। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कमांडर भूषण दीवान जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैन, सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। कमांडर भूषण दीवान, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। 9 साल के बाद कोई भारतीय नेता पाकिस्तान एससीओ समिट में कयास लग रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या कोई दूसरा नेता जाएगा, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले शायद 2015 में सुषमा स्वराज जी जो थी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। किस प्रकार से इस अहम खबर को आप देखेंगे सर? राजेश जी, बहुत अच्छा कंप्रोमाइज है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जाना ही चाहिए। एससीओ से हम एब्सेंट नहीं हो सकते और भारत की ही कमाल है और जरूरत भी है। 800 करोड़ आबादी दुनिया की है, उसमें से 140 करोड़ तो भारतीय हैं, तो हमें हर फोरम के अंदर मौजूद होना चाहिए और नाराजगी से बैठ जाना ठीक नहीं है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की उसके टेररिज्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं या उसको हम नकार रहे हैं, उसके लिए आंख बंद कर रहे हैं। बल्कि हमें मौका मिलेगा जाके कहने का कि पाकिस्तान को ये काम बंद करना चाहिए, टेबल पे आके बात करनी चाहिए। और वो खुद अपना देश संभाल नहीं पा रहा है, पीओके संभाल नहीं पा रहा है। वो चाहते हैं कि इंडिया में मिल जाए पीओके फ्री होके। इलेक्शंस हो रही हैं, 370 का
हटने के बाद सब हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है और इसका इस्तेमाल होगा और भारत के फायदे के लिए होगा और दुनिया में शांति के लिए होगा। जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इस बात के कयास थे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या पाकिस्तान जाएंगे या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। आज विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि एससीओ समिट के लिए जयशंकर ही जाएंगे। लेकिन जहां पर शी जिनपिंग होंगे, जहां पर शहबाज शरीफ होंगे, वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी होंगे, राष्ट्र अध्यक्ष तमाम देशों के होंगे, वहां पर भारत के विदेश मंत्री होंगे। अब किस आधार पर फैसला लिया गया है सर, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए राजेश जी, भारत एससीओ की जो स्पिरिट है, एससीओ की जो भावना है, उसका बहुत सम्मान करता है। और भारत तो एससीओ की जो के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो अपना बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन है वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो समिट है ये पाकिस्तान जैसे एक परस्त राष्ट्र में हो रही है, जो भारत लगातार जो है वो की साजिशें वो रचने का कार्य करता है। और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसमें कोई बातचीत भी नहीं होती है, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान को शर्त रखी है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, इररिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ये समिट आयोजित की जा रही थी और भारत को एससीओ की भावना का एक सम्मान करते हुए अपना जो बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन जो मैंने कहा कि वो करना था, और अपने उसी कमिटमेंट को, अपने जो मल्टीलैटरल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसका भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, और भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो तब तक सामान्य नहीं होंगे जब तक कि पाकिस्तान भारत को के विरुद्ध आतंकवाद की साजिशें करना बंद नहीं करेगा। और अब ये जो नया भारत है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का अप्रोच रखता है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें अनेक टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में अनेक आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन करके भारत में आए हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के तीसरे कार्यकाल के जब वो शपथ ग्रहण के समारोह में अपना शपथ ले रहे थे, उसी दिन से हमने देखा है कि लगातार जम्मू में विशेष रूप से पुंछ और राजौरी के क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में लगातार आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं और ये पाकिस्तान के इशारे पर ही की जा रही है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो अभी भी जारी हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये जो यात्रा है उससे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो संबंध है उस पर कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और मैं द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में किसी तरह की कोई मुलाकात की संभावना आप भी नहीं देखते हैं। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है संजीव जी की विदेश मंत्री एस जयशंकर दो टूक बात के लिए जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से अमेरिका हो, रूस हो, वो भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं और जो उन्हें कहना है वो कहकर ही आते हैं। तो शायद एससीओ पर अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को भी वो आईना दिखाकर आएंगे। मैं लौट इस वक्त की, उसके बाद फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। हालात इजराइल ईरान के बीच बिगड़ रहे हैं। इस बीच खामेनी ने जो है वो देश की आवाम को संबोधित भी किया है। इजराइल ईरान के बीच जंग जैसे हालात, सुप्रीम लीडर खामेनी ने देश को किया संबोधित। इजराइल के खिलाफ आए तमाम मुस्लिम देश, ये खामेनी बोले, इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है। खामेनी, इजराइल ईरान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनी ने देश को संबोधित किया। इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम देश साथ आए, सबका साथ उन्होंने मांगा। ईरान लगातार एक कोशिश कर रहा है कि इस जंग को यहूदी वर्सेस जो है मुसलमान किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक इजराइल कामयाब नहीं हो पाया है। खामेनी का ऐलान जंग, मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की। दुश्मन के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, खामेनी बोले। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, ये इजराइल पर आरोप खामेनी ने लगाया। फिलिस्तीन और यमन के भी वो लोग दुश्मन हैं, ये खामेनी ने आरोप लगाया है। नेक्स्ट ग्राफ। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो जाएं,
नसरुल्लाह की रुखसती का दुख है। खामेनेई बोले अरब के मुसलमान साथ हैं। खामेनेई जरूरत पड़ी तो फिर हमला करेंगे। खामेनेई ने ये बात कही, लेकिन आज जिस वक्त वो देश को संबोधित कर रहे थे, एक आश्चर्यजनक घटना हुई है जो बड़ी अहम है कि खामेनेई के हाथ में AK-47 जैसी राइफल भी नजर आई है। इस उम्र में हथियार पकड़कर इजराइल को संकेत देना, क्या वाकई में खामेनेई बहुत गंभीर हो चुके हैं? इस मुद्दे को समझना होगा। और कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब इजराइल ने गजा पे अटैक किया, हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तब ही ईरान लगातार कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम देशों को लामबंद किया जाए, एक साथ किया जाए, और ये जंग जो आतंक के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है, इस जंग को यहूदी वर्सेस मुस्लिम किया जाए। और आज खामेनेई जो एक बार फिर अपनी आवाम के सामने आए, दुनिया के सामने आए, उन्होंने हाथ में बंदूक पकड़कर फिर यही मैसेज देने की कोशिश की कि ये जंग मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन जहां इजराइल का पक्ष है, वो कहता है कि नहीं, हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, लेकिन जो हम पर आतंक फैलाने की हमारे देश में कोशिश करेगा, हमले की सोच रहा होगा, उसको जवाब दिया जाएगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर। खामेनेई जी जो है ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आपको मालूम है H1, H2, H3, हमास, हूती और हिजबुल्ला, यमन को कौन दबा रहा है? हूती जो दुखी कर रहे हैं, दुखी कौन कर रहा है उनको? सऊदी कर रहा है। सुन्नी शिया को कहता है काफिर हैं, शिया सुन्नी को कहता है काफिर हैं। खामेनेई साहब एक ख्याली पुलाव में जी रहे हैं, तो सवाल ही नहीं है और कि इकट्ठे आ जाएं कि अब जो लिबरल बन गया सऊदी अरेबिया, तो क्या वो मतलब अभी ईरान को क्या मुसलमान दुनिया का खलीफा बनने देंगे? इनकी बात सुन लेंगे? इनसे कहने से कुछ नहीं होता, बल्कि तो कमजोरी दिखाता है। तो मतलब अकेले लड़ नहीं सकते इजराइल से। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। और ये खाली बातें कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, से कुछ होने वाला नहीं है। और ये बहुत, मैं कहता हूँ, आइसोलेट हो गए हैं और ये टाइम है। मैं इसको एक सिविलाइजेशनल वॉर देखता हूँ। जो तालिबानी सोच है उसको हम दुनिया मानने को तैयार ही नहीं कि तालिबानी सोच चल रही है। 7 अक्टूबर को आपने किया, आपने किडनैप किया, आपने व्यभिचार किए, और करते करते अल्लाह को कब्र भी कहा आपने। और आज भी ये कह रहे हैं आप कि हर जू को मर जाना चाहिए, इजराइल को खत्म होना चाहिए, बांग्लादेशी में हिंदू है उसको आप मुसलमान बनो, नहीं तो कत्लेआम आपका होगा। तो ये तालिबानी सोच खत्म होनी चाहिए और ये दुनिया को मौका मिला है खत्म करने का। और इजराइल आर पार की जो लड़ाई लड़ रहा है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। और आपको देखिए रूस कितना भी कुछ कहे, फंसा हुआ यूक्रेन में, आगे नहीं आ पाएगा। चीन अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, आगे नहीं आ पाएगा। तो ये मौका है इसको नासूर को, आसुरी शक्तियों को जड़ से खत्म करने का। ये मैं नहीं मानता हूँ विचार है, विचारधारा है, खत्म नहीं होगी। आसुरी विचारधारा भी खत्म हुई, रावण को भी मारा गया, उसके कई सिर आ गए, कभी हूती आ गया, कभी हिजबुल्ला आ गया। सब खत्म करना पड़ेगा, यही काम है रह गया दुनिया में अभी कि ये आसुरी शक्तियां हैं, खत्म किया जाए, जिसमें वो निहत्तों पे वार करते हैं और दुनिया में हर जगह कर रहे हैं। तो ये चीज अब आगे दुख है बहुत, वॉर कोई नहीं चाहता है, दुख की बात है। ये लड़ाई बहुत गहरी होगी, खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी और दुनिया में और जगह भी टेंशन इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप अभी करने वाले हैं आगे, जैसे एशियन नेटो की बात करिए या ताइवान की बात करिए, तो ये चीज बहुत खतरनाक मोड पे जा रही है। और महाभारत में ऐसे ही हुआ था, कितनी तबाही हुई, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं हो सकता है, ये होगा। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि खामेनेई का हथियार पकड़कर सामने आना, ये तो ओसामा बिन लादेन का स्टाइल है, अल जवाहिरी का स्टाइल है। जिस तरीके से वो खड़े होते थे हथियार लेकर और फिर एक वीडियो जारी करते थे, उस प्रकार से अगर देश का सुप्रीम लीडर, वो भी धार्मिक लीडर, अगर सामने आ रहा है तो एक मैसेज बड़ा है सर। उस मैसेज को भी तो समझना होगा कि वो तमाम मुस्लिम देशों से एक अपील कर रहे हैं कि हमें आप लीडर मानिए और हमारे पीछे खड़े हो जाइए। लेकिन क्या वाकई में टर्की है, सऊदी है, यूएई है, ऐसे देश खड़े होंगे खामेनेई के पीछे, जिन्हें पता है कि ईरान में अब आगे बर्बादी है और कुछ नहीं है? देखिए राजेश जी, ये जो पास्चरिंग है, हथियार को लेकर के भाषण देना एक सुप्रीम लीडर का, और इस तरीके की बातें करना कि सबको इस जायनिस्ट रिजीम इजराइल के विरुद्ध साथ में आ जाना चाहिए, ये जाहिर है कि एक आतंकपरस्त, आतंकी सोच है। और जाहिर है कि इस तरीके की जो विचारधारा है, ये आसुरी विचारधारा है, जैसे दीवान साहब ने कहा, ये शैतानी सोच है। और ये जो इस तरीके की जो सोच है, उसका मुकाबला किया जाना चाहिए।
और जैसा कि मैं आपके चैनल पे मैंने कई बार इस बात को कहा है और कि ये जो पूरी साजिश है इजराइल के विरुद्ध, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो विचारधारा है उसको बढ़ाने की साजिश। और जी ये जो आतंकी हैं, जो हमास ने जो पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को जो आतंकी हमला किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी साजिश यही थी कि वो इजराइल के को नहीं चाहते थे कि उसकी जो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद सुन्नी जी अरब राष्ट्रों के साथ जो संबंधों को सामान्य करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको सफल उसमें इजराइल हो। और इजराइल को आइसोलेट करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए, इजराइल के रीजनल इंटीग्रेशन को तोड़ने के लिए, I2U2 जैसा जो इनिशिएटिव जिसमें भारत, अमेरिका, यूएई और इजराइल हैं, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के इनिशिएटिव को तोड़ने के लिए ये साजिश रची गई। हमास जो है 2007 से राजेश जी गाजा पर जी शासन कर रहा था और 2007 से 2024 तक इजराइल ने उन्हें पूरा मौका दिया कि आप अपने आप के अंदर सुधार लाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए, आपके साथ हम जितना बेस्ट कोऑपरेट कर सकते हैं करेंगे। और इजराइल की तरफ से अनेक तरह की सुविधाएं भी दी जाती थी। गाजा पट्टी से लोग आते थे इजराइल के अंदर काम करने और वहां पे लोग अपना आर्थिक बिल्कुल सर। जो व्यापार इत्यादि भी करते थे। लेकिन आखिर क्यों 2024 में आखिर क्यों हमास ने इस पूरे हमले को किया कि जिसमें एक दिन के अंदर ही 1200 लोगों की निर्मम बर्बर हत्या की गई, महिलाओं और बच्चों के साथ हर तरह का दुराचार किया गया, व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्गों की निर्मम तरीके से हत्याएं की गई और 250 से भी ज्यादा लोगों को यह हमास के आतंकी बंधक भी बना के ले गए। ये क्या सोच है? ये कैसी सोच है? जाहिर है कि यह आतंक परस्त सोच, ये शैतानी सोच है। और इस तरीके की विचारधारा के समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो भी रिजीमें हैं, जो भी जी तंजीमें हैं, वो जाहिर है कि सभी की सभी आतंक परस्त तंजीमें हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ क्लैश सिविलाइजेशन की जो विचारधारा है वो आतंक की ओके विचारधारा है और जो कोई भी इसको सपोर्ट करता है वो जाहिर है कि लेकिन आतंकवाद को सपोर्ट करता है मैं और एक ऐसे चीज आपसे आतंकवाद का समझना चाहता मुकाबला हूँ किया कि जाना चाहिए। जी जी संजीव जी, एक छोटा सा टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा कि क्या वाकई में ईरान अलग थलग पड़ चुका है? जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ईरान लगातार पिछले एक साल से कोशिश कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही अटैक हुआ था, उसके बाद जब इजराइल ने गजा पे अटैक किया हमास के खिलाफ, तब से ईरान अपील कर रहा है कि ये यहूदी वर्सेस मुस्लिम की जंग है। लेकिन हम देखते हैं कि तमाम देश हैं, लेकिन कोई ईरान के पीछे खड़ा नहीं होता है। तो क्या एक अलग थलग ईरान पड़ चुका है? खामनेई उस दर्द को महसूस कर रहे हैं? संजीव श्रीवास्तव। इजराइल के विरुद्ध ये जो नामबंदी ईरान करने की कोशिश कर रहा है उसमें उसको कोई जी सफलता बड़ी मिलने वाली नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट है। ये भी आप ओके देखिए। जी सर। संजीव जी, आपकी आवाज मेरे पास। जी जी, उन्होंने अपनी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। मैं एक बड़ी खबर ले लेता हूं सर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। एक बड़ी खबर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, क्योंकि चीन पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में तैनात होगी चीन की आर्मी। शी जिनपिंग के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। चीनियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है पाक आर्मी। पीएलए चीफ ने किया था पाकिस्तान का दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं इस वक्त। पाकिस्तान में तैनात होगी चीन की आर्मी, ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान में तैनात होगी चीन की आर्मी। बड़ी खबर इस वक्त की, शी जिनपिंग के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान। चीनियों की सुरक्षा नहीं कर पाई पाकिस्तान की आर्मी। पीएलए चीफ ने किया था पाकिस्तान का दौरा। बड़ी खबर इस वक्त की। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, डिटेल से जानकारी आपको दे दें, उसके बाद कमांडर भूषण दीवान के पास चलेंगे। चीन के दबाव में पाक सरकार। पाक में चीनी सेना होगी तैनात। चीनी नागरिकों को देगी सुरक्षा। चीनियों को मिलेंगे बख्तरबंद वाहन। तो पीएलए के निशाने पर चीनी, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के निशाने पर चीनी नागरिक हैं। पाक आर्मी नहीं दे पा रही सुरक्षा। पाक में पीएलए भारत के लिए भी चुनौती होगी। अगर हम ये समझें कि ये सिर्फ बलूच लिबरेशन आर्मी के लिए चुनौती है तो भूल जाइए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के साथ चीन की आर्मी लगातार मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। और पीओके में ऐसी खबरें तमाम आई हैं कि चीन की आर्मी पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद है। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब कमांडर भूषण दीवान, जनरल मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो,
दुनिया भर में बहुत शेखियां बखारते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ऐसी है, पाकिस्तान की आर्मी ये कर सकती है, पाकिस्तान की आर्मी वो कर सकती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से वो जीत नहीं सकते। बलूच लिबरेशन आर्मी उनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। आईएसआईएस ने उनके हाथ खड़े कर रखे हैं। लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब शी जिनपिंग को कहना पड़ रहा है कि मेरे नागरिकों की सुरक्षा मेरी ही आर्मी करेगी और वहां पर मैं अपने ब्रिगेड और डिप तैनात करूंगा। किस प्रकार से आप इस खबर को देखते हैं सर? ये चाल जो चीन ने चली है, पाकिस्तान के साथ मिलकर चली है, ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। और ये क्या कारण है? आपने देखा है पीओके में खुद डिस्टर्बेंस हो रहा है। पीओके कहते हैं हम भारत मिलने को तैयार हैं, तो उसको रोकने के लिए जो $40 बिलियन सीपीसी माने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, इतना खर्चा किया हुआ है। ग्वादार में पोर्ट में वहां तक जाता है काराकोरम हाईवे ऊपर से, वहां पे ग्वादार पोर्ट में भी पूरी तरीके से वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पीओके की जो बात हो रही है, उसकी अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए चीन की आर्मी वहां पोजीशन होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इसमें तो वजूद है नहीं, वहां कहे या ना कहे उसका मतलब भी कुछ नहीं है। और ये इंडिया के लिए बहुत भारी नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां अगर चीन आता है। पर मैं इस चीज को देख रहा हूँ उस तरीके से, क्योंकि अमेरिका बिजी है मिडिल ईस्ट में, नहीं तो अमेरिका इस बात को रोक लेता। पाकिस्तान साम दाम दंड भेद पैसे से कैसे भी रोक लेता, पर अमेरिका उधर बिजी होने के नाते चीन ने काम किया है। पर मैं इसको एक लिंक देख रहा हूँ मिडिल ईस्ट में, या इधर चीन आगे आ रहा है और बाकी ताइवान वाला काम है। तो मैं ही कह रहा हूँ दुनिया में जो टेंशन हर तरीके से बढ़ रहा है, ये उसी का पार्ट एक हिस्सा है और ये बड़ा खतरनाक डेवलपमेंट है। जी संजीव श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा। आप कैसे इस खबर को देखेंगे सर? क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास दुनिया की 7वीं 8वीं नंबर पर आर्मी आती है, कहा जाता है कि काफी मजबूत आर्मी है, लेकिन अगर वो चीनी नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो उसके ऊपर तो सवाल है ही। लेकिन एक सवाल और भी है कि जिस बात की एक आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान चीन की एक कॉलोनी बन जाएगी, क्या उसकी शुरुआत तो हो चुकी है सर? जी राजेश जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर, आ रही, बोलिए सर। जी जी, देखिए राजेश जी, पहले एक जो पिछला आपने सवाल किया था उस पर मैं एक कमेंट और करना चाहता हूं कि जहां तक ईरान के मुस्लिम वर्ल्ड में समर्थन की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे मिलने जा रहा है। सऊदी अरबिया, यूएई और जितने भी अन्य राष्ट्र हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपने स्वयं का विकास करें, मॉडर्नाइजेशन करें और विश्व में अपनी स्थिति को बेहतर बनाए, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए। इजराइल के साथ भी अगर संबंध सामान्य होते हैं तो उसको भी, उससे उनकी इकोनॉमी को लाभ होगा। तो ये सकारात्मक सोच के साथ ये राष्ट्र बढ़ रहे हैं। ऐसे में ईरान का ये जो अपील वगैरह करना, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई जरा बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से जो है आगे बढ़ेगी। एक समय एक ऐसा अवश्य आएगा कि ये स्थितियां जब सामान्य होंगी तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा जो आपने प्रश्न जो किया है, ये जो चाइना की जो साजिशें पाकिस्तान में है, तो जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म की अप्रोच के साथ कार्य कर रहा है और उसका लक्ष्य पाकिस्तान को एक अपने उपनिवेश के तौर पर डेवलप करने का है। ये बात बहुत स्पष्ट है। सीपीईसी की योजना है, वो एक औपनिवेशिक प्लान है, वो कॉलोनियल प्लान है और उसके माध्यम से चाइना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। वो प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है और ये जो और उसकी इस प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स में जो पाकिस्तान है वो पूरी तरह से फंस चुका है। और इस तरीके के बहाने के माध्यम से कि हमारे नागरिकों को वहां पे आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो अपनी सेना भेज रहे हैं। जाहिर है कि उसकी जो मंशा है वो पाकिस्तान की टेरिटरी पर अपना एक अधिकार करने की भी है, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से मैंने आपके चैनल पे ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भारत को भविष्य में आने वाले समय में, वर्षों और दशकों में चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की साजिशें, चाइना का जो प्रभाव पाकिस्तान में बढ़ रहा है और चाइना अपने पैसे के साथ साथ अपने इंजीनियर्स को, अपने वर्कर्स को भेजता है और वो सेना के लोगों को भी भेज रहा है, मिलिट्री भी भेज रहा है। तो ऐसे में जो भारत के लिए निसंदेह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आने वाले समय में होगी और चाइना को हमें टू फ्रंट पे, नॉर्दर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न फ्रंट पे भी डील करने के लिए तैयार रहना होगा।
ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं, और ये निसंदेह चिंताजनक स्थिति भारत के लिए है। लेकिन भारत ऐसे चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, कमांडर भूषण दीवान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पॉइंट और समझाइएगा, क्योंकि हाल ही में चीनी आर्मी के या कहें पीएलए के चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था। जनरल मुनीर के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद ये खबरें सामने आई कि अब चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चीन का सेना बेस होगा और चीनी आर्मी वहां पर तैनात होगी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि वेस्टर्न थिएटर कमांड में पाकिस्तान के अफसर्स की तैनाती होती है और चीन के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने का काम जो है हाई एल्टीट्यूड में वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है लंबे समय से। तो क्या ये जिस टू फ्रंट वॉर की बात सीडीएस रावत सर करके गए थे, क्या उस तरफ अब तीनों देश बढ़ रहे हैं सर? राजेश जी, बेशक बढ़ रहे हैं, बेशक। और ये तो आज नहीं तो कल होना था, और ये हुआ है। बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है इंडिया के लिए। पर ये देखिए, चाहे वैसे भी पाकिस्तान की वजूद नहीं है, तो चीन की आर्मी जब वहां पहुंची, वेस्ट पाकिस्तान में पहुंची है, और ऊपर से बांग्लादेश का प्रॉब्लम भी है, तो जो खतरा भारत की सिक्योरिटी लैंडस्केप पे काफी मंडरा रहा है, हमको तैयारी बहुत पुरजोर तरीके से करनी पड़ेगी। डिफेंस बजट हमारा बढ़ाना पड़ेगा, और ये 3-4 साल के अंदर ही बहुत चीज फैल सकती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो है खतरनाक चीज डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहूंगा। एक और पॉइंट सर, जिससे मुझे लगता है कि चीजों को हमें समझना होगा। चीन की आर्मी के पास 1979 के बाद से कोई बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास सीआई ऑपरेशंस का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। लेकिन पाकिस्तान में रहकर बलूचों के खिलाफ और टीटीपी के खिलाफ क्या उस एक्सपीरियंस को भी लेने की कोशिश होगी? क्योंकि मकसद साफ है, 2027 तक ताइवान की तरफ बढ़ना है, फिर जापान है, फिलीपींस है, फिर हिंदुस्तान है। तो क्या उस बैटल एक्सपीरियंस को भी लेने की एक तैयारी है सर? देखिए राजेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये सवाल किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाइना अपने सैनिकों को किसी भी हार्म्स वे में, किसी भी डेंजर जोन में भेजने से बचेगा, और उसकी कोशिश ये होगी कि वो अपना प्रेजेंस तो वहां पर कर ले, लेकिन अपने सैनिकों को हार्म्स वे में ना जाने दे। और ये हमने देखा है कि चाइना के जो पीस कीपिंग के जो ऑपरेशंस हमने देखे हैं अफ्रीका में, अनेक जगहों पर जब कभी भी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, तो चाइना के सैनिक मैदान छोड़ करके भागने में ही यकीन करते हैं। और ये हमने अनेक जगहों पर अफ्रीका में देखा है कि चाइना के पीस कीपिंग ऑपरेशन में गए हुए सोल्जर किस तरीके से उन्होंने जो है बीच बैटल में अपने मैदान को छोड़ा और एक कायरतापूर्ण स्थिति को उन्होंने क्रिएट किया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो चाइना की जो रणनीति यहाँ पर एक अपना प्रेजेंस शो करने की ज्यादा दिखाई देती है, उसकी जो मंशा पूरे पाकिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाने की दिखाई देती है। ये अवश्य है, ये मैं इसको एडमिट करता हूं कि ये जो सैनिक तैनात किए जाएंगे, उनका जो प्राइमरी जो गोल ये होगा कि जो भी बलूचिस्तान में जो भी हमले हो रहे हैं इन इंजीनियर्स इन वर्कर्स पे, उससे उनको प्रोटेक्शन देना और उनको जो है रोकने का एक प्राइमरी मोटिव उनका अवश्य है। और चाइना इस बात को लेकर के भारी दबाव में रहता है कि हाल के समय में जिस तरीके से अनेक इंजीनियर्स वहां पर मारे गए हैं, चाइना के अनेक वर्कर्स जिस तरह से मारे गए हैं, जिस तरीके के प्रोटेस्ट ग्वादर में बलूचिस्तान में हमने देखा है, और ग्वादर में यही है कि उसके जो प्रोजेक्ट्स पे बड़े तरीके की बाधाएं आ रही हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का लक्ष्य अवश्य है। और अनेक सुसाइड बॉम्बिंग्स के माध्यम से अनेक चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया, यहाँ तक कि कराची में बड़े हमले हुए और उसमें चाइना के जो काउंसुलेट्स के और एम्बेसी के जो बड़े अधिकारी हैं उसमें मारे गए थे। तो ये उसका जो प्राइमरी मोटिव अवश्य है, लेकिन उसका जो लार्जर मोटिव है और उसका ये है कि वो अपने प्रेजेंस को वहां पर बढ़ाना चाहता है और वो वहां पर अपने सैनिकों की उपस्थिति भी दर्ज कराना चाहता है अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स और पैसे इत्यादि के बाद। तो यानी कि धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर सिकंजा ड्रैगन कस रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक बार फिर से एक गुलाम देश के तौर पर जाना जाए। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद सर मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जापान चाहता है कि एशियाई नेटो का विस्तार किया जाए। एशिया नेटो की तेज हुई चर्चा,
जापान क्यों चाहता है एशिया में नेटो? एशिया नेटो से भारत क्यों कर रहा किनारा? एशिया के देशों के सामने चीन की चुनौती। एशिया नेटो की क्यों तेज हुई चर्चा? एशिया नेटो को लेकर भारत कितना गंभीर है, इसको समझना होगा। जापान क्यों चाहता है एशियाई देशों में नेटो? एशिया नेटो से भारत क्यों कर रहा है किनारा, इसको समझना होगा। एशिया के देशों के सामने चीन की चुनौती लगातार बढ़ रही है। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए। जापान के पीएम शिगेरू इशिगा का ये बयान है, नेटो की तर्ज में एशिया में एक संगठन हो, एशिया में भी अम्ब्रेला सैन्य सिस्टम हो, सेल्फ डिफेंस फोर्स को एग्रेसिव फोर्स में अब जापान बदल रहा है। अगली तस्वीर, चीन से परेशान चल रहे हैं कई देश, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान परेशान है। ताइवान, सिंगापुर, भारत के साथ भी चीन का विवाद है। सेनकाकू आइलैंड को लेकर जापान और चीन के बीच ठनी हुई है। चलिए सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। कमांडर भूषण दीवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमांडर भूषण दीवान, एशियाई नेटो का क्या रोल हो सकता है? क्या वाकई में जापान या तमाम एशियाई देश इसको लेकर गंभीर हो सकते हैं? एक चीज तो साफ है कि फिलीपींस लगातार चीन के एग्रेशन का सामना कर रहा है, ताइवान लगातार सामना कर रहा है, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ये तमाम देश, मलेशिया, सिंगापुर, ये भी चीन के एग्रेसिव रुख से परेशान है। तो क्या एक अम्ब्रेला के नीचे ये तमाम देश आ सकते हैं? लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को लेकर तो रुख साफ कर दिया है कि हम अपना अम्ब्रेला लेकर खुद ही चलते हैं, हम किसी और का अम्ब्रेला नहीं पकड़ते। सर, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, एशियन नेटो में कोई ये बात नहीं है हमारे लिए। क्वाड में है तो काफी ठीक है। और आप क्या, जब बात आती है क्वाड के अंदर भी, जब आपने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देनी थी तो यूके यूएसए ने क्या किया, फ्रांस के साथ जो ऑस्ट्रेलियन नेवी की जो सबमरीन लेने की थी संधि, वो उसको नकार दिया और खुद उनको दे दिया और कुछ बीच में आ गया। तो ये इनका कोई भरोसा नहीं है। एशियन नेटो बन के हम उनके नीचे आ जाएं, हमारी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम खत्म हो जाए। हमारे दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट है, दुनिया भर के अंदर इंपोर्ट है, दुनिया भर के अंदर डायस्पोरा हमारा, हर लैटिन अमेरिका में, एशिया पैसिफिक में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, हर जगह हमारा प्रेजेंस है। तो हम कोई छोटी सी कंट्री नहीं जापान के उसके नीचे हम आ जाएं। हम सब जो, हाँ, चाइना के वर्चस्व को गिराने के लिए हमें जो कुछ करना होगा, अगर चाइना गलती कर रहा है वो, उसके लिए हम साथ हैं। आपने तो आसन में भी मेंबर हमें बनाया नहीं। अब सगली जब तकलीफ बढ़ रही है आपके लिए, तो आप इंडो पैसिफिक तो कह दिया आपने, क्वाड तो आपने कह दिया, आसन में आने के लिए भी तकलीफ हो रही है आपको, अभी आप कहते हैं हम अम्ब्रेला में आ जाएं। कुछ सवाल ही नहीं। हमारी थिंकिंग ये नहीं है और हमने अपनी स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी कायम रखनी है, उसी में हमारा फायदा है। लेकिन कमांडर भूषण दीवान, मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं, उसके बाद संजीव जी के पास जाऊंगा। जो मौजूदा हालात हैं, जिस प्रकार से चाइना की आर्मी लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने वेपन सिस्टम पर काम कर रही है, अमेरिका भी उसका सामना करने से इस वक्त कतराता हुआ नजर आ रहा है। और जितना बजट और जिस प्रकार से इन्वेस्ट आर्मी में किया जा रहा है, क्या लग रहा है आगे आने वाले वक्त में अगर एलएसी पर टकराव होता है तो भारत अपने दम पर चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? सर राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसका इजी आंसर नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। और देखिए, एलएसी पे आने का सवाल तो चीन का बाद में उठेगा। पहले तो वो ताइवान पे ही अटैक करेगा, पहले वही चीज होने वाली खड़ी चीज। और इंडिया के हमारी वॉरशिप जो है साउथ चाइना सी तक जाती हैं, वो जाएंगी सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब पहले से हम ब्लैंक चेक पे साइन करके मिल जाए सबके साथ, तो ठीक नहीं है। और क्वाड के अंदर भी आप देख रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है। क्वाड के अंदर भी कह रहा है कि हम बिल्कुल चीन, क्वाड देखा जा रहा है चीन के बरखिलाफ, तो अननेसेसरी हम उसमें चीन को बताना कि हम आपके अगेंस्ट हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, ऐसे ही हम भी बीच में हट जाएं। तो ऐसा कोई एलएसी में वाली बात है, तो एक कारण की वजह से हुई थी, वो खत्म हो चुका है, वो इंडिया ने हैंडल कर लिया, अपने सक्षम इंडिया हैंडल करने में। तो ये नहीं कि चाइना पूरा फुल स्केल ताइवान को छोड़ के एलएसी पे आ जाएगा, वो अभी नहीं होने वाला है, तो टाइम जाएगा। और हम जब उनको सपोर्ट करेंगे इन नेशंस को, कल को हमारे पे आएगी तो ये भी हमें सपोर्ट करेंगे, विदाउट अलायंस, विदाउट एशियन नेटो। यस, मदद के लिए आ जाएंगे। संजीव जी, एक आखिरी सवाल,
जो मैं समझना चाहूंगा, जापान के सामने सर 3 फ्रंट वॉर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर जापान के प्रधानमंत्री चिंतित हैं। उसमें नॉर्थ कोरिया एक शामिल है, जिसकी मिसाइलें लगातार जापान के ऊपर से गुजर रही हैं। रूस और जापान के रिश्ते ठीक नहीं है, दोनों के बीच भी टेंशन है, और चीन और जापान के रिश्तों को हम भूल नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ भारत भी 3 फ्रंट पर अब घिर चुका है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, और तीसरी तरफ एक बांग्लादेश भी उसी राह पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस बीच भारत का कहना कि हमें नेटो जैसे, एशिया नेटो जैसे संगठनों की जरूरत नहीं है। आप कैसे देखते हैं? लेकिन मैं इतिहास में 2 एग्जांपल छोटे छोटे आपको दे दूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 1962 वॉर में आपको अमेरिका की मदद लेनी पड़ी थी, 1971 में भी आपको रूस की मदद लेनी पड़ी थी, दोनों ही वॉर में। तो अब कितने हालात बदल चुके हैं? बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं संजीव जी। देखिए राजेश जी, भारत की विदेश नीति का जो आधार है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत लगातार उसने मेंटेन करके रखी हुई है, और भारत आगे आने वाले समय में भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेगा, इसके आधार पर ही कार्य करेगा। ऐसे में भारत के लिए संभव नहीं है कि भारत कोई किसी राष्ट्र का एलाई बने, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि भारत इन राष्ट्रों के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। भारत की जो महाशक्तियों के साथ जो संबंध है वो पार्टनरशिप है जी। भारत के साथ इन महाशक्तियों के साथ गहरे संबंध है, गहरे संबंध में इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द। भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो अब मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा उसे 2016 में ही दे दिया गया था। और जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत के जो डिफेंस कोऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है। जो मालाबार सीरीज की एक्सरसाइजेस होती हैं वो कभी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच की बायलैटरल एक्सरसाइजेस थी, लेकिन अब ये जो है एक्सरसाइजेस, इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल होते हैं और इनका स्वरूप भी क्वाड जैसा हो गया है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूंगा कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इंडिया इज टू बिग ए कंट्री टू बिकम एन एलाई ऑफ एनी अदर नेशन। और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र, दीवान साहब ने जैसा कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि भारत बहुत बड़ा संजीव जी, मेरे पास सिर्फ ना 2 मिनट का समय बचा है। 2 मिनट का, रूस मुझे लगता है कि हमसे भी बड़ा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि रूस भी अपने दम पर यूक्रेन को नहीं हरा पाया। सर हकीकत है ये, रूस को भी मदद लेनी पड़ी ईरान से, नॉर्थ कोरिया से, भारत से। इस चीजों को भी तो देखना होगा सर। राजेश जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि भारत जो अन्य राष्ट्रों के साथ, महाशक्तियों के साथ जो रक्षा के संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ और गहरे हो रहे हैं। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि चाइना की अगर कोई चुनौती भारत के सामने आती है तो भारत और अमेरिका बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट करेंगे। और क्वाड का इनिशिएटिव आप देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ रहा है, और भारत और अमेरिका के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। मल्टीलैटरल जो इनिशिएटिव्स हैं भारत अब ले रहा है। आसियान के देशों के साथ भारत मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है। भारत अपने शिप्स का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट अब जो है आसियान के देशों में करने लगा है। और साउथ चाइना सी में और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की एक अहम भूमिका है। और मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है सर, माफी चाहूंगा संजीव जी। जी, माफी चाहूंगा आपसे सर। आज 30 सेकंड, कमांडर भूषण दीवान सर, आप कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि पीछे से लगातार कमान आ रही है कि वक्त पूरा हो चुका है, जल्दी से। अब ये भी देखें, जो नेटो, एक्चुअल नेटो है, उसमें अमेरिका ने कितना खर्चा किया है। उस खर्चे में तो जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज ने डिफेंस पे खर्च नहीं किया है। तो ये एशियन नेटो नाम तो दे रहे हैं, पर इतना खर्चा हमारे नहीं करने वाले ये लोग, और करने वाले हमारे, हाँ, तो खर्चा करेंगे नहीं, खाली बातें कर रहे हैं ताकि आप ऑटोनॉमी को ब्लैंक चेक में साइन करके दे दो और बाकी कुछ आपको मिलेगा नहीं। कुछ मिले तो भी बात सोचिए, या तो फिर आपको अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा, तब जाके अमेरिका कुछ खर्च कर सकता है। क्योंकि एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो अमेरिका की तरह खुलकर नेटो के लिए खर्च करे। ये एक बड़ा अहम पॉइंट सर आपने रेज किया है। लेकिन शुक्रिया आपका कमांडर भूषण दीवान सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।